नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। 30 अक्टूबर का करंट अफेयर देख लेते हैं। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि ये हमारे नंबर्स हैं, ऑफिशियल नंबर्स 8564880530, 9696066089। इन पे आप कॉल करके पेड ग्रुप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ जानकारी ले सकते हैं। ठीक, हमारे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर ये सारे चैनल्स आप अगर सर्च करेंगे ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल डॉट सोर्सेज, ठीक, तो आपको ये वाले चैनल्स मिल जाएंगे, एकदम फ्री हैं। यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन हमारी तरफ से जो आते हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, हमारे जो टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला टॉपिक है कि प्रधानमंत्री का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक, वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड हो गया है, पुनर्गठन हो गया है। 2 साल के लिए हुआ, 2 साल में खत्म हो रहा था, फिर से कर दिया गया है। इंडिया ने अप्लाई कर दिया है वैक्सीन का लोन लेने के लिए। कहाँ से? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और आपका AIIB। ये कल पढ़ाया था मैंने, बताइए क्या है ये, कमेंट करके तुरंत। ठीक, अभी विस्तार से देखेंगे। और तीसरा है हमारा टॉपिक कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन, अमेंडमेंट्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डिफेक्ट्स, बर्थ्स एंड डेथ एक्ट 1969। ठीक, चौथा है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। ठीक, नेवी संबंधित है, समुद्र से संबंधित है, ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। इंडो पैसिफिक, इंडियन और पैसिफिक ओशन में रीजनल डायलॉग है। और अगला है ग्रीन डे अहेड मार्केट। ग्रीन डे अहेड मार्केट, ये जो है थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट आया है, इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक, देखिए, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कि प्रधानमंत्री जी ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक, पहले संदर्भ समझ लेते हैं। अप्रूव कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि फिर से भैया पुनर्गठन करो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ठीक, आर्थिक सलाहकार परिषद, नाम से समझ में आ रहा क्या चीज़ है ये। ठीक, 2 साल के लिए कर दिया गया है। सबसे पहले 2017 में लाया गया था, फिर 2019 में दोबारा बनाया गया था, फिर 2021 में फिर से ये बना दिया गया है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। इसका अब इसमें कई सारे लोग हैं, इसके जो चेयरमैन है वो विवेक देबराय हैं, ये याद रखिएगा बस। ठीक, जो ड्रॉप हो गए इसके 7 मेंबर होते हैं इन टोटल, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसमें अभी रतन वटल जी ड्रॉप कर दिए गए इसके मेंबर से। रतन वटल से एक संबंधित एक कमेटी आई थी, वो कमेटी क्या किससे संबंधित थी आप लोगों को बताना है। ठीक है, और अच्छा, रोल क्या होता है आपका इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का रोल क्या है? रोल ये है कि भाई इकोनॉमिक, आर्थिक या फिर कोई और अदरवाइज जो भी प्रधानमंत्री के द्वारा कोई इशू दिया जाएगा EAC को, उसको ये लोग एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसके बाद एडवाइस करते हैं प्रधानमंत्री को कि भैया इन इश्यूज पे क्या चीज़ें सब्जेक्ट्स हैं, क्या ऐसे चैलेंजेस क्या आ सकते हैं या फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा जो इशू दिया है वो तो एनालिसिस करना ही करना है, इकोनॉमिक या फिर अदरवाइज भी दे रखा है। ठीक, और जो मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जैसे कि GDP हो गया, नेशनल लेवल पे इन्फ्लेशन हो गया, ठीक, इन सब पे भी आपका EAC एडवाइस करता रहता है, अपने व्यूज़ देता रहता है प्रधानमंत्री को। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री जी के लिए आर्थिक जो है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था संबंधित जो चीज़ें उनको कोई राय लेनी है तो उसके लिए जो एक्सपर्ट्स की टीम है उसको हम आपका इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बोलेंगे। ठीक, ये चीज़ है यहाँ पर जिसको पुनर्गठित किया गया। इंडिपेंडेंट बॉडी है, एडवाइस करती है इकोनॉमिक और पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स पे। और ये पहले EAC PM जो थे, फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट इंक्लूड रतन, ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सुरजीत भल्ला सब थे। अभी कौन है चेयरमैन, कमेंट करके बताइए। ठीक, अगला टॉपिक है भारत ने ADB और AIIB से वैक्सीन ऋण के लिए आवेदन कर दिया। देखिए, पूरी दुनिया में कोवैक्स नाम से एक स्कीम इनिशिएटिव चल रहा है जिसके अंतर्गत वैक्सीन जो है प्रोक्योर करी जा रही है कंट्रीज के द्वारा और वो दिया जा रहा है सबको। ठीक, इसमें लोन वोन भी मिलता है अलग अलग बैंकों द्वारा। तो इसी कोवैक्स जो ग्लोबल लेवल पे उसके अंतर्गत एक और है एपवैक्स। ठीक, एशिया पैसिफिक आपका वैक्सीन करके। तो इसके अंतर्गत जो है भारत
ADB, ठीक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इनसे जो है लोन ले रहा है, खुद भी कुछ पैसे लगा रहा है और वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन मुहैया कराएगा भारत के लोगों को। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, बस कोवैक्स के अंदर, एफवैक्स के अंतर्गत ये लोन लिया जा रहा है और लोन जो है आपका कोविड-19 की वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा लोन दे रहा है ADB, फिर AIIB, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें जो है अपने पैसे लगा रही है, ठीक है। और इन दोनों के बारे में भी कंपैरिजन भी देखेंगे। 317 मिलियन यानी कि 31 करोड़ लोगों को और जो है वैक्सीन लगाना है 19 स्टेट में, उसके लिए जो है ये लोन लिया जा रहा है। कितनी डोजेस ली जा रही है भैया, इसके डबल कर लो, लगभग तो 667 मिलियन कोविड जैब्स, कुछ खराब भी हो जाती हैं, ठीक। तो ADB आपका 1.5 बिलियन डॉलर देगा, AIIB जो है 500 मिलियन डॉलर देगा, इंडियन गवर्नमेंट 58 मिलियन डॉलर लगा रही है। एपवैक्स के अंतर्गत ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक। इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, हेडक्वार्टर बीजिंग में है, 103 मेंबर हैं, सिर्फ एशिया नहीं बाहर के भी लोग हैं, इकोनॉमिक सोशल आउटकम के लिए काम करता है, इंप्रूव करने के लिए। 16 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, ठीक। और ये 25 दिसंबर 2015 को आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट साइन हो गया था, बिजनेस के लिए ओपन हुआ था 16 जनवरी 2016 से। रीजन कौन कौन सा है, एशिया और ओशियानिया। ओशियानिया में आपका जितना भी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी चीज़ें, ये जो है पैसिफिक, ये सब आ जाता है इसमें, ठीक। पर्पस क्या है, लोन वोन देते हैं। मेन ऑर्गन कौन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ट्रीटी है। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर देखा जाए तो ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, आपका कौन से रीजन पे फोकस कर रहा है, एशिया पर। और 19 दिसंबर 1966 को ये एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर है ये आपका, मंडलुयोग, आपका फिलीपींस में, मनीला, ठीक। फिलीपींस में जो है मनीला, जो इसकी कैपिटल है, वहाँ पे मंडलुयोग है सिटी, वहाँ पे ये स्थित है इसका हेडक्वार्टर, ठीक। सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट के लिए एशिया में ये बनाया गया था। अभी जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, मसात्सुगु, अभी नहीं है, अच्छा 17 जनवरी से हैं अभी, असावाका, ठीक, असाकावा। और ये 1966 19 दिसंबर को फाउंडेड किया था। 68 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ये टाइप ऑफ बिजनेस है इनका, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसमें देखिए एफएक्स जो है, जिसके अंदर वैक्सीन दी जा रही है, ये कब लॉन्च किया गया, दिसंबर 2020 में। इसमें यह है कि रैपिड और इक्विटेबल सपोर्ट होना चाहिए डेवलपिंग, जो विकासशील देश हैं उनको जल्दी से, और इक्विटेबल सपोर्ट, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा दिया जा रहा है, किसी को कम दिया जा रहा है, सबको, विकासशील देशों को मदद की जाए ताकि वैक्सीन, क्योंकि वैश्विक महामारी है यार, कहीं पे भी अगर रह जाएगा तो फिर से फैल जाएगा, तो सबको दिलाना भी जरूरी है, और वो प्रोक्योर कर सकें, डिलीवर कर सके इफेक्टिव और सेफ कोविड-19 की वैक्सीन। समझ में आ गई बात। लेकिन अब इसमें एक चीज़ है कि अब जो ये लोन वोन लिया जा रहा कोवैक्स के अंतर्गत, जो भी WHO के द्वारा इमरजेंसी यूज लाइसेंस वाले जिन भी वैक्सीन को मिला होगा, सिर्फ आप वहीं खरीद सकते हो। तो इंडिया में आप कोविशील्ड तो खरीद लोगे, क्योंकि इसको जो है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाले को मिला हुआ है WHO के द्वारा इमरजेंसी यूज का जो है आपका लाइसेंस, लेकिन आप कोवैक्सीन नहीं खरीद पाओगे, ठीक। तो ये चीज़ है इसके पैसे से, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ संशोधन कर दिए हैं आपके जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में। अमेंडमेंट्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में, ठीक। अब इन्होंने यहाँ पर ये कहा है सेंटर ने कि कुछ अमेंडमेंट जो दिए हैं 69 वाले लॉ में, कि डेटाबेस अब ये बर्थ और डेथ से संबंधित आपका नेशनल लेवल पे भी रखेंगे, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से वो जो है आपके इन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज किए, ठीक। पहला ये है कि हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एक चीफ रजिस्ट्रार, हर राज्य गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा एक चीफ रजिस्ट्रार जो है अपॉइंट किया जाता है, जो कि अपने यहाँ एक यूनिफाइड डेटाबेस स्टेट लेवल पे, राज्य के लेवल पर यूनिफाइड डेटाबेस रखता है कि कितने बच्चे पैदा हुए, कितने डेथ हुई, कितनी बर्थ हुई बच्चों की, ठीक, इस तरीके से। और फिर उन्होंने ये प्रपोज किया है इस अमेंडमेंट में, इस अमेंडमेंट के द्वारा, कि वो इसी तरीके से कई सारे स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, ठीक, वो सब लोग फिर मिला के इंटीग्रेट करके वो डाटा नेशनल लेवल पे भी रखेंगे, जिसको कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मेंटेन करेगा। बात समझ में आ गई। ये चीज़ है, चीफ रजिस्ट्रार स्टेट लेवल पे करेंगे, इसी तरीके कई सारे स्टेट लेवल पे जो हो गया उन सबको इंटीग्रेट करके जो नेशनल डेटा बना
वो डेटा आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मेंटेन करेगा। और ये जो नेशनल लेवल पे डेटा मेंटेन हो गया, आप देखिए स्टेट भी रख रहा है, नेशनल रख रहा है, तो पैरेलली दोनों लोग रख रहे हैं। और जो नेशनल लेवल पे इंटीग्रेटेड पूरा जो डेटा आ गया, उसका उपयोग सेंटर ये कह रहा है कि हम कर सकते हैं अपडेट करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक, आधार कार्ड, भाई आधार कार्ड है बने हुए हैं, उसमें कई मान लीजिए कोई बर्थ हुई या फिर किसी की डेथ होगी, तो उसको जो है आपको अपडेट उसमें से निकाल दोगे ना आधार कार्ड। तो इस तरीके से जो ये नेशनल डेटा बना इंटीग्रेटेड, उसको जो है यूज किया जाएगा अपडेट करने के लिए। अलग अलग जो आपका आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जितने भी है ना, इन सबको जो है इस डेटा से अपडेट किया जाएगा। सिंपल ये प्रपोजल यहां पर दिया गया है। समझ में आ गई बात? यही चीज यहां पर भी लिखी हुई है, पैरेलली रिपोजिटरी होगी, और यही चीज यहां पे भी लिखी हुई है, पैरेलल रिपोजिटरी होगी। एक हाँ, जब कभी डिजास्टर कोई होता है तब एक स्पेशल सब रजिस्ट्रार्स बना दिए जाएंगे, जिनको ऑन द स्पॉट जो है रजिस्ट्रेशन डेथ का और ये सब करने का, इशू करने का जो है ऑर्डर होगा और पावर होगी उनको। बस एक ये चीज़ अलग है इसमें। बाकी बेनिफिट देखिए वही है भैया, अगर आप डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन करते हो तो नेशन की किस तरीके से मदद होती है, तो भैया नेशनल प्लानिंग में आसानी होती है। ठीक, कंपाइल कर सकते हो एक्यूरेट और डेटा, पॉपुलेशन साइज क्या हो रही है, बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से पब्लिक हेल्थ कोई खराब हो रही है या फिर सही हो रही है, तो उसका रिसर्च, सर्विलांस, ये सब कर सकते हो। डेथ वाला जो डेटा है उससे आप सिविल जो पिन पॉइंट कर सकते हो, कौन सी डिजीज हो रही है, किसकी वजह से लोग मर रहे हैं, कोई प्री मैच्योर मोर्टेलिटी मतलब नेचुरल डेथ या मतलब कोई डिजीज हो जा रही तो उसको भी आप रोक सकते हो, है ना। चाहे अगर आपने देखा कि इस डिजीज से ज़्यादा लोग मर रहे हैं तो उसके खिलाफ फिर आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे ना, वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे। कॉज ऑफ डेथ भी अगर जो है यूजफुल होती है इन्फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को कि भैया कौन सा फेटल डिजीज बढ़ा हुआ है, और हेल्थ केयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे रजिस्ट्रेशन सिस्टम अभी भी पेपर बेस्ड हैं, तो एक प्रपोजल यहाँ पे ये भी दिया गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, तेजी से एक्सेस करो, कलेक्ट करो डेटा जो है आपका बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा और कॉज ऑफ डेथ इन्फॉर्म, मतलब इसमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, पेपर पर छोड़ो, टैबलेट वैबलेट पे लेके इसको जो है डेटा कंटेन करो, मेंटेन करो। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है कि भैया इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2021। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने वहाँ पे अपना की नोट एड्रेस दिया। ये भारत की तरफ से चलाया जाता है, ये रीजनल डायलॉग होता है। अभी इसके बारे में जानेंगे। अभी उन्होंने कहा क्या, उन्होंने यही कहा कि भैया जो समुद्री हित हैं हमारे, ठीक, उसको जो है भारत पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना करेगा, कर सकता है। साथ ही साथ हम जो भी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज जो है उनकी तरफ से जो भी रूल्स बनाए गए उनको भी फॉलो करेंगे, और हम अपने उनको फॉलो करते हुए उन रूल्स को अपने जो समुद्री हित हैं उनको भी सुरक्षित रखेंगे। यहां पर ये चीज कही गई है। ठीक, उनक्लोज 1982 इस बताइए ये जो है लॉज ऑफ सी कौन करता है, आपका इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी करता है। कौन करता है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ठीक, अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने ये कहा है रक्षा मंत्री ने कि एफिशिएंट और मतलब मैरीटाइम सुरक्षित रखना है अपने हित सबको, तो सबको जो है आपस में सहयोग करना है, कोऑपरेटिव बनना है, एफिशिएंट रहना है, ताकि रीजन का, ठीक, इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है, जो भी मैरीटाइम पोटेंशियल है हम उसको जो है और ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएँ, और जो है प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे, कुशलता और ये सारी चीज़ें जो है मतलब समृद्ध बना सके इन रीजन्स को। भैया ओशन में मैरीटाइम में आपका जो है एक्वाकल्चर होता है, कई सारे ट्रेड होती हैं, तो उससे जो है पैसा मतलब काफ़ी लोग जो है समृद्ध भी हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भैया चैलेंजेस बहुत सारे हैं। क्या? जैसे टेररिज्म इंडिया में देखो ना, ये 26/11 जो हुआ था वो पानी के रास्ते तो आ गए थे ये सब, असमल अजमल कसाब और ये सब जो थे। दूसरा पायरेसी है, सोमालिया देखो कितना पायरेसी करता है अफ्रीका में। ड्रग ट्रैफिकिंग है, ठीक, आपका जो है ये ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है। क्लाइमेट चेंज, अब सी लेवल बढ़ रहा है, तो इन सब अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंजेस भी हैं। तो हमें अपॉर्चुनिटी भी देखनी है, चैलेंजेस भी देखनी है, और जहाँ चैलेंजेस हैं उनके जो है सोल्यूशन भी देखने हैं, और साथ ही साथ पूरे रीजन को समृद्ध बनाना, ये यहाँ पे कहा गया है। इस बार की जो थीम है वो थीम है इवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्ट्रेटजी ड्यूरिंग 21st सेंचुरी। ठीक है, सो 21वीं सदी के दौरान समुद्री रणनीति का विकास, अनिवार्यताएं, इंपेरेटिव क्या है, चैलेंजेस क्या और वे अहेड क्या है।
ठीक, क्या जरूरी है, क्या चैलेंजेस है और वे अहेड कैसे क्या होगा। ये पहली बार जो है आपका जो इंडो पैसिफिक डायलॉग हुआ था ये 2018 में हुआ था। ये एपेक्स इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस हर साल होता है, इंडियन नेवी के द्वारा होता है ये, और ये प्रिंसिपल जो है मैनिफेस्टेशन है इंडियन नेवी का एंगेजमेंट सामरिक रणनीतिक लेवल पर। ये कराता कौन है, यहाँ पर नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन जो है ये नेवी का नॉलेज पार्टनर है और चीफ ऑर्गेनाइजर है ईच एडिशन। हर संस्करण को ऑर्गेनाइज कौन करता है, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन। ये इंडिया ये नेवी का नॉलेज पार्टनर है। ठीक, एम वही है भैया, अपॉर्चुनिटी ढूंढो, चैलेंजेस को देखो और सॉल्यूशंस देखो और आगे बढ़ो, पूरे जो है रीजन को समृद्ध बनाओ। अच्छा, जो ये थीम ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ी इंपरेटिव वाली, तो उसके अंदर 8 थीम और हैं, सब थीम है ये कि मैरीटाइम स्ट्रेटजी बनाओ। ठीक, जहाँ पे भी कन्वर्ज हो सकता है कन्वर्ज को डाइवर्स करो, ये सारी चीज़ें हैं। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अडाप्टिव स्ट्रेटजीज बनाओ, पोर्ट लेड रीजनल मैरीटाइम कनेक्टिविटी बनाओ, कोऑपरेटिव मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बनाओ, रिकोर्स ऑफ लॉ बनाओ, फेयर बनाओ। ठीक है, प्रमोट करो रीजनल पब्लिक प्राइवेट मैरीटाइम पार्टनरशिप। ये सब जो है आपके थीम्स हैं, सब थीम्स। और है कि एनर्जी इनसिक्योरिटी एंड मिटिगेटिंग आपका स्ट्रेटजीज, ये सब भी रखो भैया, कि जो भी ऊर्जा संबंधित हो आपका इनसिक्योरिटी कहीं पे हो रही है, मान लीजिए आपको ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, तो वो भी है। मिटिगेटिंग स्ट्रेटजी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका जो है एनर्जी गलत तरीके से मिल रही, तो वहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको भी रोको। ठीक, मैंड और अनमैंड कोरेंड्रम एट सी जो है उसको भी एड्रेस करो, स्ट्रेटजी बनाओ। तो ये जो पैनल डिस्कस इन पे करेगा अभी, इन सब थीम पर 8 सेशन होंगे, 3 दिन में होंगे, और इसमें एम ये किया जाएगा फ्री फ्लो ऑफ आइडिया ऑफ व्यू हो, मतलब सब लोग अपनी बात रख सकें और उस पर जो है बात डिस्कशन कर सकें। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ग्रीन डे अहेड मार्केट। बिल्कुल घबराई नहीं, एकदम सिंपल है। ग्रीन डे अहेड मार्केट, तो इसमें ग्रीन से संबंधित है, तो ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी से यानी कि अक्षय ऊर्जा संबंधित है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है नया मार्केट सेगमेंट है ग्रीन डे अहेड मार्केट। ठीक, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो लोग हैं वो ट्रेडिंग कर सकेंगे। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे ट्रेडिंग होगी रिन्यूएबल पावर पे हर ऑन ए डे अहेड बेसिस, यानी कल को क्या होना है, कितने पे कौन सोलर ऊर्जा क्या कितने के पैसे की क्या वैसे होगा, तो उसको आज हम बताएंगे कि कल ये इतने का हम ये इतना खरीदेंगे। तो लोग ट्रेड कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई की बात होगी रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित। ठीक, इसी तरीके से ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। कन्वेंशनल एनर्जी जैसे कि कोल और ये सब लोग जो आपका कोल से बनती है पावर, ये सब जो है इनके लिए भी ऐसा होता है। ठीक, डे हेड मार्केट होता है। वैसे ही अब ये ग्रीन डे हेड मार्केट है, इसमें लेकिन ये होगा कि पहले रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है ट्रेडिंग की जाएगी, फिर उसके बाद कन्वेंशनल एनर्जी जो बाकी तरीके से होती है। अच्छा, कराएगा कौन, ये नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जो है, ये पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसका नोडल एजेंसी है, जो कि जो भी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा ग्रीन डे एड मार्केट के लिए, वो ये जो है पोसोको आपका नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, ये आपका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब मुहैया कराएगा। बेनिफिट क्या है इसके, बेनिफिट देखिए यहाँ पे ये कि विद GDAM रिन्यूएबल एनर्जी जो है आपका जनरेटिंग कंपनी जो है वो सेटअप कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं अपना रिन्यूएबल एनर्जी ऑन द एक्सचेंज। अरे यार, जैसे सेंसेक्स और ये निफ्टी और ये होता है ना शेयर मार्केट, उस पर कंपनी जो होती है उनके कई सारे शेयर होते हैं, आप खरीदते हो। ठीक, और फिर जो आपके पास शेयर आ जाता है, आप जो ये पैसा जो आता है किसके पास पहुंच जाता है, कंपनी के पास पहुंच जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी है, जो कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाती है वो जाके सेटअप कर सकते हैं अपना और सेल वेल कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को आपका एक्सचेंज पे, मतलब ये शेयर मार्केट टाइप का ये मार्केट प्लेस बन गई, वहाँ पे जाके इसकी खरीद फरोख्त ट्रेडिंग और जो है हो सकती है। ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी की सिंपल सा ये चीज़ है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत चालू किए गया है। ठीक, मार्केट बेस्ड कम्पिटिटिव प्राइसिंग भी इसमें पता चल जाएगी। कल जैसे होना तो आपको आज ही पता चल जाएगा ना कि भाई कितने रुपए में क्या चीज़ें जो है खरीदी जानी है, तो यूनिट किसकी बढ़ रही है किसकी कम हो रही, और ये मदद करेगा भाई कि जो है आपका 450 गीगावाट जो हमारा लक्ष्य है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू उस इंडिया का उसको जो है अचीव करने में मदद करेगा। साथ ही साथ ग्रीन जो रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनियां बना रही हैं उनको भी पैसे जो है तुरंत मिल जाएंगे, ये नहीं लोन का वेट कर रहे हैं लोग, जो है तुरंत जो है उन्होंने मार्केट पे डाला, ट्रेडिंग हुई,
उनको पैसे आसानी से मिल जाएंगे, सफिशिएंट सस्टेनेबल और एफिशिएंट एनर्जी इकोनॉमी बन सकेगी भारत की। ठीक, ट्रेड लोग कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, कम्पिटिटिव भी है, लोग जो है ट्रांसपेरेंट मैनर में भी होगा। किस तरीके इस पे रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, ये चीज़ है। जैसे शेयर मार्केट थ्रू जो है अब कंपनियों को पैसा आसानी से मिल जाता है, लोग कंपनियों के बारे में जानते हैं, लोगों का जो है कंपनियों की तरफ रुख चेंज हुआ है। कंपनी भी जो लिस्टेड है सेंसेक्स, वो भी काफ़ी जो है रेस्पॉन्सिबल तरीके से काम करती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक, ग्रीन पावर और रिन्यूएबल एनर्जी जो अनटैप्ड है वो सब भी जो है हम जो है टैप कर सकेंगे। और ये जो ग्रीन डे एड मार्केट ये ऑपरेट होगा, ये इंटीग्रेटेड वे में ही, मतलब जैसे कन्वेंशनल डे एड मार्केट होता था उसी के साथ में एकीकृत करके ग्रीन डे एड मार्केट चलाया जाएगा। और इसमें जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट है वो बिड लगा सकेंगे एक साथ दोनों पे, कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी पे, लेकिन पहले रिन्यूएबल एनर्जी पे लगाना पड़ेगा, ये चीज़ है। ठीक, बिड दोनों पे लगा सकते हो कि हाँ भैया ये हमें इतने खरीदना, ये हमें इतना खरीदना, लेकिन जो क्लियरेंस होगा वो पहले सिक्वेंशियल मैनर में होगा। पहले रिन्यूएबल एनर्जी वाली बिड्स क्लियर की जाएंगी और फिर कन्वेंशनल वाली। ठीक, तो ग्रीन एनर्जी को थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो है ज़्यादा वो दिया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है। और ये मैकेनिज्म जो है अलाउ करेगा रिन्यूएबल एनर्जी सेलर्स को कि वो सब्सिक्वेंटली बिड कर सकेंगे कन्वेंशनल सेगमेंट के लिए। ठीक, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आपको शेयर मार्केट से कंपेयर करके अगर इसको समझोगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आगे हम लोग अपने फेवरेट सेक्शन में जिसका नाम है कौन बनेगा एसपीसी, इसमें एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व करनी चाहिए उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए कुछ कथन यहाँ पे दिए गए हैं अग्नि 5 मिसाइल से संबंधित, आप लोग बताना कौन सा सही है। देखिए अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मैंने आप लोग बताया इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे उड़ती है पैराबोलिक, उसमें क्रूज मिसाइल पैरेलल चलती है, सरफेस के पैरेलल चलेगी। ठीक, तो ये एक आईसीबीएम है अग्नि 5, ये ऐसा कह रहा है, और इसको डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है, डेवलप किया है। ठीक, क्या सही है। 1500 किलोग्राम तक का वॉरहेड जो है इस पे, इसके टॉप पे प्लेस किया जा सकता है 3 स्टेज रॉकेट बूस्टर पे, जो कि सॉलिड फ्यूल के द्वारा जो है पावर्ड होता है। क्या सही है। और इंडिया ने ऑलरेडी 2 ट्रायल कर चुका है इस मिसाइल के, और इसकी रेंज जो है 3000 किलोमीटर के ऊपर है। तो आपको तुरंत ही, अगर आपने थोड़ा सा भी इसको पढ़ा है अग्नि 5 को या फिर अग्नि मिसाइल की सीरीज को, तो आप लोग तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये 4 होता है तो 4000 किलोमीटर के आसपास इनकी रेंज होती है, 5 है तो 5000 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज होगी, ना कि 3000। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, ट्रू पूछा गया है, इसलिए 1 और 2 आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये 5000 तक की किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, और इसकी वजह से ये पूरा एशिया, यूरोप और कुछ पार्ट अफ्रीका का भी कवर कर सकता है। और इसको कौन मेंटेन करेगा, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड करेगा। इसके बारे में कमेंट करके बताइए क्या चीज स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड मेंटेन करेगा अग्नि 5 को। ठीक, ये अग्नि 5 की जो है अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 इस तरीके से है। देख रहे हैं, ये पेंसिल नहीं है, ये रॉकेट है, मिसाइल है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है नॉक एवरी डोर कैंपेन, हर घर दस्तक अभियान संबंधित कौन से कथन सही है, ये आप लोग बताना। देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री हर घर दस्तक कैंपेन हर डिस्ट्रिक्ट में चालू करेगी जहां पर लो वैक्सीनेशन रेट है, और लोगों को मोटिवेट करेगी कि चलो भैया उठो जाओ और वैक्सीन लगवाओ। क्या ये सही है स्टेटमेंट? स्वास्थ्य मंत्रालय करा रहा है ये, बताइए। साथ ही साथ हर घर दस्तक कैंपेन जो है इसका एम ये है कि जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको उठाया जाए, बढ़ाया जाए, जो लोग रह गए उनको भी इसके अंतर्गत लाया जाए। क्या स्टेटमेंट सही है? सही लग रहा है। अंडर द कैंपेन वैक्सीन वैन, वैक्सीन की वैन चलेंगी, मतलब हर घर दस्तक घर तक जाके अगर दस्तक नॉक कर रहे हो तो वहीं पे उनके वैक्सीन भी लगा दो, वैक्सीन वैन जा सकती है उनके घर तक, और वहाँ पे जो है रिव्यू भी, समीक्षा भी करेंगे डेली बेसिस पे, और उनको भी इंट्रोड्यूस करके कैंपेन में जागरूकता फैलाने के लिए और वैक्सीन भी लगाने के लिए भी काम में लाया जाएगा हर घर दस्तक या फिर नॉक एवरी डोर कैंपेन के अंतर्गत। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। 10.38 करोड़ पीपल जो है अभी भी उनको सेकेंड डोज लगनी है। ठीक, और ये 17 स्टेट से है ये लोग, इसमें कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया है। अभी जिनके लग गया है उसके बाद दूसरा जो है डोज जिनको नहीं लगा, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है 1.6 करोड़, फिर 1.1 करोड़ मध्य प्रदेश से, 76 लाख महाराष्ट्र से, 86 लाख आपका राजस्थान से, 60 लाख तमिलनाडु और 72 लाख बिहार से हैं जिनको सेकंड डोज बची है। और उसके अलावा अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि करीबन 31 करोड़ लोग जो है अभी उनको जो है इतनी मतलब वैक्सीनेशन
ले रहे हैं हम लोग। किसके अंतर्गत? एपवैक्स के अंतर्गत लोन ले रहे थे ना ऊपर, जो हम लोगों ने अभी टॉपिक पढ़ा था। तो मतलब ये तो वो लोग हैं जिन्होंने एक डोज लगा लिए, वो डेटा आ गया ना उनके पास, तो उनका भी सेकंड डोज नहीं लगा, तो उनको प्रेरित करने के लिए है। और ये जो बच्चे हैं ये अभी इनको लगी नहीं है, उसमें तो कई सारे जो है बच्चे भी होंगे, अब देखा जाएगा जो भी बच्चे हुए हैं और उन लोग को इसके अंतर्गत लगाया जाएगा। तो इसी के साथ में आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करा के। तब तक जो है आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।